एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12, जिसका नाम है न्यूक्लियाई। इससे पहले हम लोग एटम्स को जोरदार टाइप से एकदम न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, सारा एक एक चीज कवर करके। और अब हम लोग एकदम ऐसा न्यूक्लियाई को पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल्ड डिस्कशन के साथ। न्यूमेरिकल से लेके सब चीज आपको मिलेगा। मेरा जो लेक्चर सीरीज है उसमें बहुत मजा आएगा गाइस। तो आप लेजेंडरी फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और कम ऑन हम लोग इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन आपको एक्चुअल में समझाएगा कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ने का क्यों जरूरत है, न्यूक्लियाई, है ना। चलिए गाइस, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो न्यूक्लियाई पहले, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर, ये चैप्टर और ये लिख देते हैं, ये चैप्टर नंबर 13 है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। चैप्टर नंबर 13 है और न्यूक्लियाई, ये स्पेलिंग है न्यूक्लियाई का, तुम सही बिल्कुल। न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस के बारे, ठीक है। थोड़ा सीक्वेंस में भी है ये। देखो, पहले तुम क्या करती हो कि तुम अभी जैसे चैप्टर जो 12 पढ़ी थी वो एटम था। एटम के बाद तुम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रही हो, यानी न्यूक्लियाई, मतलब एटम के अंदर घुस रही हो, न्यूक्लियाई पढ़ रही हो, है ना। एटम का जो बीच वाला हिस्सा था यानी न्यूक्लियस, उसके बारे में पढ़ रही हो। क्यों पढ़ रही हो अभी बताते हैं जोरदार टाइप से। सर बताएंगे, बताइए मत, आप तो आगे टॉपिक पढ़ाइए। देखो, पहले तुम ना इंपॉर्टेंट समझो न्यूक्लियाई पढ़ने का, तभी तुमको मजा आएगा चैप्टर में, नहीं तो पूरा रट्टू जैसा हो जाएगा चैप्टर। इससे पहले एग्जाम में क्या क्या आता है, तो इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है न्यूक्लियाई से, है ना। सीबीएसई में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और ग्राफ बहुत कम है इसमें, ग्राफ जैसा वैसा कोई बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं है। न्यूमेरिकल आता है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल इसमें मिसिंग है। हो सकता है तुमको कोई गलत जानकारी दिया हुआ कि नहीं न्यूक्लियाई में तो न्यूमेरिकल नहीं, ऐसा नहीं भाई, न्यूक्लियाई में न्यूमेरिकल है। और देखो, एक लास्ट में इस चैप्टर का एक टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, वो मतलब हमेशा उससे पूछता है, दोनों में से कोई है ना। अब सुनो, पहले तो समझते हैं कि न्यूक्लियाई का मतलब सिंपल क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे सारा पढ़ाई करेंगे हम लोग, न्यूक्लियस के बारे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सर न्यूक्लियस के बारे क्यों पढ़ना है? देखो क्या है ना, कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे एटम, तो हुआ क्या ना, हम लोग को स्टार्ट पहले यहां से करना रदरफोर्ड के बारे में। स्टार्ट हम लोग करेंगे ऐसे रदरफोर्ड से। पहले तो रदरफोर्ड वो सब छोड़ो, पहले तुम न्यूक्लियस पहले 9th से ही जान रही हो। तो नया बात क्या है, ऐसा नया क्या पढ़ना है न्यूक्लियस में, देखो बता रहे हैं, सुनना थोड़ा सा जोरदार बात एकदम। न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे एकदम जोरदार बात, ऐसा क्या खतरनाक बात है एकदम। पहले तो ये फॉर्मूला तुम पढ़ोगी इस चैप्टर में, E = mc², बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये आइंस्टाइन दिया था ये इक्वेशन, इसी से एटम बम बना था। जो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था, वो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, है ना। तो ये आइंस्टाइन का ये जोरदार फॉर्मूला, जो तुम्हारा सीबीएसई का सिलेबस में ये लिखा हुआ है, इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ऐसे लिखा है सीबीएसई का सिलेबस में इसको, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब मास और एनर्जी एक ही चीज है। हाँ, और ये आइंस्टाइन बताया था कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। तुम इस फॉर्मूला को ऐसे देखना, जोरदार टाइप से देखो, ऐसे देखोगे ना तब तुमको फील होगा, ये देखना थोड़ा और क्लियर होगा। इसको देखने से जब इस C² को हम नीचे भेज देंगे तो ऐसा लगेगा ये एनर्जी और मास, ये इतना तो सब जान रहा है ना, यहाँ E का मतलब एनर्जी है, M का मतलब मास है। तो एनर्जी और मास सेम, मतलब इक्विवेलेंट जैसा दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इस टाइप का दिखेगा, है ना, मतलब एक ही चीज जैसा दिखेगा। मतलब कहीं पर मान लो किसी का मास कम है, तो तुम बोलोगी ओ अच्छा तुम्हारा मास कम हो गया, अच्छा मतलब तुम एनर्जी लूज कर लिया, ये मतलब होगा। अच्छा तुम्हारा मास बढ़ लिया, अच्छा तुम्हारा मास बढ़ गया, मतलब तुम एनर्जी गेन कर लिया। ऐसा आइंस्टाइन बोला था सोचने के लिए। लेकिन ये सब सारा कहानी किसके लिए है बोलो, ये सारा कहानी किसके लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर को, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। छी रे, फिजिक्स का स्पेलिंग गलत लिख दिए गलती से, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। पीछे जो पढ़ रहे थे वो एटॉमिक फिजिक्स था, जिसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे डिटेल में, कि एटम में 4 शेल होता है, 4 शेल के अलावा उसके अलावा भी कुछ होता है, ये सब पढ़ रहे थे। अब सुनना, ये तो एक जोरदार बात ये हो गया, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगी। सबसे खास बात, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ही क्यों नाम रखा? हाँ, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। पहले तो ये दिमाग रखो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये जानना है हम लोग को, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये जानना है। तो ऐसा खास, सबसे खास बात क्या है ना, वो हम बताते हैं तुमको, सुनो। अच्छा, ये भी बता दे रहे एग्जाम में क्या आएगा इससे, वो भी बता दे रहे हैं। न्यूमेरिकल तो आएगा ही, उसके बारे में तो बात करना ही है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात देखो। एक टॉपिक से ना पक्का एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मास डिफेक्ट।
एंड बाइंडिंग एनर्जी। जिस दिन हम ग्रुप में मैसेज करेंगे ना, ये वाला टॉपिक है, उस दिन बिल्कुल मिस मत करना, एकदम आएगा ही आएगा ये पक्का। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, पक्का आएगा इससे क्वेश्चन। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इससे 100% क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एक और टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, खैर उसको बाद में। अब आते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, न्यूक्लियस क्यों नाम रखा गया इस चैप्टर का। हाँ, न्यूक्लियस के बारे में सब पढ़ना है इसीलिए, लेकिन सुनना सबसे जोरदार बात जो तुम नहीं सोची थी, जो तुम लोग कभी भी नहीं सोची थी, ना खुशबू सोची थी, ना शिखा सोची थी, ना नीतू सोची थी, ना दानिया सोची थी, ना अमीशा, कोई नहीं सोचा था इस बारे में। इस बारे में कौन सोचा बताओ, इस बारे में कौन सोचा? आइंस्टाइन, आइंस्टीन, आइंस्टीन सोचा इस बारे में। कौन सोचा? आइंस्टीन, आइंस्टीन सोचा, जो तुम लोग कोई नहीं, हम भी नहीं, कोई नहीं सोच पाया। क्या ऐसा है? तो खैर ऐसा भी नहीं कि आइंस्टीन ने सोचा होगा, और भी साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया है इसमें, ऐसा नहीं खाली आइंस्टीन ने सोचा ऐसे में, ठीक है, और भी साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया है, तो उन लोगों को भी उन लोगों को भी बारे बात करेंगे। बहुत भूख रहा है साले। अब सुनना, अब सुनना, यहां पर सबसे जोरदार बात क्या है इस चैप्टर में ना, देखो बता रहे हैं यहां पर। जैसे ये सब तो लिख लियोगे ना, इसको हम चलो हटा रहे हैं। जैसे देखो, तुमको एक एग्जाम्पल दिए थे, हम क्या दिए थे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस को कैसे समझाया है एनसीईआरटी, जोरदार टाइप से, तुमको बहुत बार बताए भी हैं हम। एनसीईआरटी ये बोलता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, जिसमें स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, और वहां पर सब क्रिकेट खेलने वाला है, ऑब्वियसली क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट ही खेलेगा। और मान लीजिए कि उस स्टेडियम में कहीं पर बॉल रखा हुआ है, तो वो जो बॉल है, वो बॉल हुआ न्यूक्लियस, और वो जो पूरा स्टेडियम हुआ बड़ा सा, वो क्या हो गया? एटम। यही ना बोलता है एनसीईआरटी कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये न्यूक्लियस है, और ये अगल बगल क्या है? शेल्स, उसका KLMN शेल्स। न्यूक्लियस का क्या होता है? KLMN शेल्स। चलो 3 ही शेल बना रहे, 4 बनाते हैं, 3 ही बना रहे, चलो। तो न्यूक्लियस ऐसा नहीं है भाई, एनसीईआरटी बोलता है न्यूक्लियस ऐसा नहीं है, तो दिखाने के लिए बना रहे हैं। यहां पर न्यूक्लियस इतना ऐसा पॉइंट के जैसा है, बिंदु के जैसा है न्यूक्लियस। वो तो तुम लोग को 10th 11th का बुक में ऐसे बना के दिखाता था, इतना बड़ा, ये तो छोटू सा है। तो तुम बोलोगे ठीक है सर, ये सब तो पता है, बार बार क्यों बता रहे हैं। देखो जोरदार बात क्या है ना देखो जोरदार बात क्या है वो बताते हैं। जरा ये बताओ दानिया, चलो दानिया बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है? हाँ 17। चलो अब तुम बताना नीतू, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तुमको ये भी नहीं पता जी? वाह, तुम बताओ जी। 17, हाँ। प्रोटॉन कितना होता है? ये क्या नाम है, खुशबू, प्रोटॉन, क्लोरीन में प्रोटॉन कितना होता है? हाँ 17, करेक्ट। हाँ तुम बताना जरा अमीशा, प्रोटॉन कहाँ पर रहता है? जैसे मान लो ये क्लोरीन का एटम है, यहाँ पर मान लो क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 17 प्रोटॉन है ये कहाँ रहेगा? 17 प्रोटॉन जो है, हाँ गुड, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? 17 प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन को बार बार ऐसे प्लस क्यों लिख रहे हैं? तुम बताओ नीतू, ये प्रोटॉन के ऊपर हम ऐसे प्लस क्यों लगा रहे हैं बार बार? क्यों लगा रहे हैं प्लस बार बार? अरे भैया क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये तो पता होगा ना, छोटा सा बात। अब सुनना जोरदार बात, प्रोटॉन कहां होता है? अरे प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस तो ये इतना छोटा, सोचिए कभी, न्यूक्लियस तो इतना छोटा सा है, और उसमें कितना प्रोटॉन्स है? 17 प्रोटॉन है। तुम बोलोगे अरे सर ये सब तो पता है, ये सब तो 10th में पढ़े हैं हम, कि हाँ प्रोटॉन्स बीच में होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ये सब पता है हमको। लेकिन जोरदार बात क्या है ना, जो आइंस्टीन सोचा, आइंस्टीन क्या सोचा ना, बड़ा जोरदार, आइंस्टीन ने और भी साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया है कि प्रोटॉन को हम लोग बॉल जितना छोटा बोल रहे हैं, उसके बाद वो जो प्रोटॉन है उसमें उस प्रोटॉन को बॉल जितना छोटा, नहीं सॉरी, न्यूक्लियस को बॉल के इतना बड़ा बोल रहे हैं। स्टेडियम में बॉल रखा हुआ है तो बॉल न्यूक्लियस हो गया, और उस बॉल में 17 प्रोटॉन है, तो रह कोई बात नहीं, होगा बहुत छोटा होगा प्रोटॉन, बहुत छोटा सा होगा प्रोटॉन, तो रह गया होगा। लेकिन प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव। खतरनाक बात तो यह है, 17 प्रोटॉन, सारा पॉजिटिव, और इतना छोटा सा न्यूक्लियस में सब एक साथ कैसे रह ले रहा है? इतना सारा प्रोटॉन एक साथ कैसे रह ले रहा है?
मतलब तो ये मतलब हो गया ना उसका कि जैसे मान लो कि 10 लोग है मान लो, और 10 आपस में दुश्मन है एक दूसरे का। ऐसा दुश्मन है कि एक दूसरे को मतलब मार देगा, खून कर देगा एक दूसरे का, इतना बड़ा दुश्मन है एक दूसरे का। 10 लोग है और 10 लोग एक दूसरे का क्या है, एकदम जोरदार दुश्मन, एकदम पूरा एक दूसरे से एकदम लड़ाई है खतरनाक। और वो 10 लोग को तुम रूम में बंद कर दो, और वो रूम का साइज एकदम छोटा सा रूम, एकदम जैसे तुम्हारा बाथरूम कितना बड़ा है उतना छोटा सा रूम, और उसमें वो 10 लोग को बंद कर दो, और 10 लोग एक दूसरे को खून कर देगा, एकदम इतना लड़ता है एक दूसरे से। कोई जीवन में रह पाएगा साथ में वो लोग? बताओ, कोई हालत में नहीं रह पाएगा। लेकिन यही बात यहां पर है इस चैप्टर में, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ये कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारा क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो रह कैसे सकता है, न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, उसमें सारा प्रोटॉन कैसे ले रहा है? इसका जवाब दोगी शिखा? ये जो न्यूक्लियस है इतना छोटा सा है, इसमें इतना इतना प्रोटॉन कैसे ले रहा है? 17 प्रोटॉन, वो भी सब पॉजिटिव, एक साथ कैसे ले रहा है? वो लोग रिपेल नहीं कर रहा है एक दूसरे को? प्रोटॉन तो सारा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा है, हैं? बोलो क्या लगता है इसका आंसर? तुम बताओगी ये खुशबू? यहां पर 17 प्रोटॉन इतना छोटा सा जगह में, तुम बोलोगी सर इलेक्ट्रॉन भी तो है। क्या बोली फिर से बोलो, बोलो। न्यूक्लियर फोर्स, करेक्ट, गुड, न्यूक्लियर फोर्स वहां पर रहता है, तो जिसकी वजह से ये सारा एक जगह रहता है। हाँ ठीक है, ये बात तुम सही बोली। तो इस चैप्टर में इसलिए एक और टॉपिक भी पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है बिंदु जैसा, लोग थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं न्यूक्लियस को, जो बिंदु जैसा न्यूक्लियस है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इसमें सारा क्या है, प्लस प्लस क्या है? अरे ये प्लस प्लस क्या है? प्रोटॉन है। ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है? न्यूक्लियस में। तो एक साथ कैसे रहता है? तो यहां पर ये लोग एक साथ नहीं रहना चाहता है, इसको जबरदस्ती हम लोग बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। और यहां पर सिर्फ ये जो न्यूक्लियस है इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही रहता है? नहीं, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता है, एक और होता है पार्टिकल, एक और पार्टिकल होता है। कौन सा, कोई बताएगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होता ही है, एक और पार्टिकल होता है, कौन सा, कोई बताएगा? बोलो। कौन? न्यूट्रॉन, गुड, न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में भी पढ़ना है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कौन बताया है? ये ऐसा सोचा कौन कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता होगा? चलो ठीक है, तो तुमको इंट्रोडक्शन समझ में आया कि जोरदार बात इस चैप्टर में क्या है कि तुमको न्यूक्लियस के बारे में सब पढ़ना है। अब ये एटम उटम भूल जाओ, एटम को छोड़ दो, शेल उल छोड़ दो, बोर उल लोग इसी में बिजी हो गया शेल उल बनाने में। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को, इसमें से जो समझ में आया लिख लो, मिटा रहे इसको हम अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां पर पहले रदरफोर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? तो चैप्टर पता है तुमको, न्यूक्लियाई ही है। तो पहला यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड, है ना? रदरफोर्ड का स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि बनना है तो रदरफोर्ड बनो, मतलब कुछ ऐसा सोचो जो बाकी कोई ना सोच पाए, है ना? जैसे कि बनना है तो रदरफोर्ड बनो, मतलब इसका जो स्टूडेंट लोग था रदरफोर्ड, जोरदार चीज़ निकाला था ना कि इन लोगों को पता चला था कि मोस्ट ऑफ द एटम इज व्हाट? हॉलो। देखो, हम बनना है तो रदरफोर्ड इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि रदरफोर्ड को पता भी नहीं था कि मतलब वो जो गोल्ड का फॉइल था उससे सारा इलेक्ट्रॉन कैसे पास हो जा रहा है। तो वो बोल दिया कि हो सकता है एटम खोखला होगा, अपने से रीजन बना लिया। तो उसको पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे कुछ भी, तो सोचा कि हो सकता है पूरा एटम ही खोखला होगा तभी ना पार हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं बनना है तो रदरफोर्ड बनो, अगर रीजन नहीं भी है तब भी बता दो। तो मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो एंड द एंटायर मास, ये बात सही बोला लेकिन रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड सही बात भी बोला, बकवास भी हर समय नहीं किया है। देखो एक जोरदार बात बोला रदरफोर्ड, एंड द एंटायर मास ऑफ एटम is concentrated at the center called, क्या बोलते हैं उस सेंटर को? न्यूक्लियस। ये बात सर हमको पता है, आगे बताइए। हाँ, तो ये रदरफोर्ड यहीं रुक गया। उसके बाद ना रदरफोर्ड न्यूक्लियस को तो पहचान लिया था,
इसलिए इसका हम लोग जो मॉडल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना। इसका मॉडल को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी कर दिया था रदरफोर्ड, ऐसा हम लोग ऊपर ऊपर बोल सकते हैं। हाँ, न्यूक्लियस के बारे किया था ये ना। फिर दूसरा जो साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोर, तो बोर क्या बोला कि बोर बोला कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस वाला बात सही है, लेकिन ये जो ये रदरफोर्ड बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, ये तो गलत बात है। तो ये बोर बोला कि नहीं नहीं, एटम हॉलो नहीं है, बोला कि एटम इज नॉट हॉलो, एटम खोखला नहीं है भाई। जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगल बगल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वही लिखा हुआ है न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज एट सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखो वही लिखे हैं, एट सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। और कैसा ऑर्बिट्स जी, KLMN, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट्स। हम लिख नहीं रहे हैं, तुम समझ गए होगे, फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो ऐसा बात ये बोला। अब इसको ना नोबेल प्राइज मिल गया 1922 में, 1922 में। और ये सारा काम किसके ऊपर किया जी, अरे ये जो तुम लोग को स्टोरी बता रहे हैं इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बोर है वो सारा काम किसके ऊपर किया, न्यूक्लियस के ऊपर कि शेल के ऊपर, बोलो, शेल के ऊपर। ये सारा काम किसके ऊपर किया, शेल के ऊपर, है ना, शेल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया। तो यानी कि ये शेल का डिस्कवरी किया है। सर शेल का मतलब वही KLMN जो 9 से पढ़ रही हो उसके बारे ये बताया। तो देखो ना, जो रदरफोर्ड था वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में उतना कुछ नहीं बता पाया। ये इसी में कंफ्यूज हो गया रदरफोर्ड कि ये जो ये बात बोला ये सही है क्या, अपने बारे ही सोचते रह गया, तो इसका टाइम निकल गया, मर गया। बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिल गया। ओ, बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिल गया। तो नोबेल प्राइज मिल गया तो उसी के साथ खुश हो गया ही। बाकी KLMN सेल को डिस्कवरी किया, उसी में खुश रह गया। न्यूक्लियस के बारे कोई सोच ही नहीं रहा है ना, न्यूक्लियस के बारे कोई सोच ही नहीं रहा है। बट क्या हुआ ना कि अब लोग न्यूक्लियस के बारे में सोचना शुरू किया कि न्यूक्लियस जो बीच में है उसके बारे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। न्यूक्लियस भी तो बड़ा जोरदार चीज है जो बीच में है और एकदम छोटू सा, एकदम बिंदु, पॉइंट। तो इसीलिए वही हम लोग को पढ़ना है कि न्यूक्लियस में आखिर है क्या क्या। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ये तो लिखिए लोग, है ना। पॉइंट नंबर देखो 3, पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या है। पॉइंट नंबर 3 में एक साइंटिस्ट आया खतरनाक। उस साइंटिस्ट का नाम था चैडविक, साइंटिस्ट का नाम था चैडविक, है ना। और वो जो चैडविक था वो डिस्कवरी किया था न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स जानती हो, शिखा बताओगी न्यूट्रॉन्स के बारे, तुमको क्या पता है न्यूट्रॉन्स के बारे? उसका मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? अच्छा, एकदम ठीक बोल रही हो तुम तो, गुड। तो एक साइंटिस्ट था चैडविक, एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? चैडविक। वो थोड़ा सा स्टार्ट किया सोचना न्यूक्लियस के बारे में, है ना। किसके बारे में स्टार्ट किया सोचना? न्यूक्लियस के बारे में। सर वो नहीं सोचता तो हम ये चैप्टर नहीं पढ़ते। हाँ सही बोली, अगर न्यूक्लियस के बारे में नहीं सोचता तो ये चैप्टर ही नहीं होता। तो न्यूक्लियस के बारे में सोचना स्टार्ट किया कौन? चैडविक। और ये क्या बताया ना चैडविक कि न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में होता है, पता है ये, लेकिन ये अब भूल जाओ। अब हम डायग्राम वोग्राम नहीं बनाएंगे। अब जैसे जैसे हम बनाए तो समझ जाना ये एटम नहीं है। अरे ऐसे बनाएंगे तो ये एटम नहीं है भाई, ये क्या है, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब एटम का जो शेल इसके अराउंड होगा वो सब नहीं बनाने वाला, अब हम सिर्फ न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये चैडविक बोला ना कि कोई एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे ये बता रहा था। कौन? चैडविक। चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन का डिस्कस, सर न्यूट्रॉन क्या होता है बताएंगे अभी। न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। जैसे तुम लोग 3 चीज पढ़ी हो ना, एक पढ़ी हो इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ी हो प्रोटॉन, और अभी क्या पढ़ रही हो? न्यूट्रॉन। तुमको पता है ये जो चैडविक था ऐसे ही फालतू बैठा हुआ था एक दिन, सुनो बता रहे हैं। ये चैडविक ऐसे ही फालतू बैठा हुआ था, ये सोचा कि जैसे
जैसे जो ये होता है, जो मेल होता है वो फीमेल से अट्रैक्ट होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल से अट्रैक्ट होती है, हाँ होती है। तो कोई ऐसा भी तो होता है जो किसी से अट्रैक्ट नहीं होता है। अरे समझ रही हो, मेल अट्रैक्ट हुआ फीमेल से, फीमेल अट्रैक्ट हुई मेल से, तो कोई ऐसा भी तो होगा जो किसी से अट्रैक्ट नहीं होता होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो ऐसा भी तो कोई होगा जो कुछ नहीं, जिसपे चार्ज होगा, नो चार्ज। तब इसका दिमाग में आया, हाँ एक ऐसा पार्टिकल होता होगा न्यूट्रॉन, उसको नाम रख दिया ये न्यूट्रॉन। और किससे डिनोट किया उसको? एन से डिनोट किया, एन से डिनोट किया। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बोलो भाई? चलो दानिया तुम बताओ, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है? हाँ, +1। और जो अभी हम लोग, ये जो चैडविक था, ये बताया कि जो एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? बोलो 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 शिखा, चार्ज कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो ये जो न्यूट्रॉन है, सबसे पहले ये समझ में आया कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि चार्जलेस हो, बस इतना बताया वो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, खत्म। इसके आगे वो कुछ नहीं बताया। कौन? चैडविक। इसके बारे में और वो कुछ नहीं बताया, बस न्यूट्रॉन को डिस्कवरी इतना बताया, खत्म बात। अभी न्यूट्रॉन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तुम ये टेंशन मत लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सबको कंपेयर कर करके जोरदार पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद चौथा पॉइंट, दूसरा एक साइंटिस्ट आया हाइजेनबर्ग। अभी खुशबू बताएगी कि हाइजेनबर्ग के बारे में हम बताए थे पहले, क्या किया था बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाइजेनबर्ग के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे। तुम बताओ शिखा, हम डीमेरिट्स में लिखवाए थे, बोर का डीमेरिट में। हाँ गुड, करेक्ट। तो हाइजेनबर्ग ही नहीं बताया था, तुम याद करो। ये खुशबू, हम लोग स्पीड निकाले थे इलेक्ट्रॉन का, और रेडियस निकाले थे इलेक्ट्रॉन का। जो रेडियस का एक्सप्रेशन पिछले चैप्टर में आया था, क्या बोलो? n² h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड स्क्वायर, ऐसे ही आया था ना? तो ये जो तुम्हारा साइंटिस्ट था बोर, वो स्पीड भी बता रहा था इलेक्ट्रॉन का और रेडियस भी बता रहा था। तो हाइजेनबर्ग वही था ना जो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जोरदार साइंटिस्ट था ये। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं इसके नाम पे। तो ये बहुत डिस्कवरीज किया था, तो इसका मूड खराब हुआ। देखो ये क्या था ना, ये बहुत बड़ा आदमी था, देखो क्या किया ना। अगर तुमसे पूछेगा ना कोई कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, बोलो दानिया बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की प्रोटॉन प्रोटॉन? कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर? बोलो 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 बोलो। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो ये बात कौन बताया? चैडविक नहीं, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग देखा कि अरे अरे चैडविक कौन होता है न्यूट्रॉन और ये सब को डिस्कवरी करने, हम आगे आएंगे। तो इसलिए चैडविक बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, बता रहे हैं बाबू, बाद में अभी पूछेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, एकदम भूलना नहीं, इसलिए सब ऐसे बता रहे डिटेल में, सुनना। चैडविक, ये जो हाइजेनबर्ग था ना, ये स्टोरी है, कहना स्टोरी, ज़्यादा दिल पे मत लेना इसको। हाइजेनबर्ग था तो उसको बड़ा एक कन्फ्यूज़न था। पहले तो वो बता दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियस में होता है, ये बता दिया हो कि हाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिलकर होता है। और इसको एक नाम भी दिया था, क्या बोलते हैं बोलो शिखा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बोलो, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। गुड, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और तुमको एक बात पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ोगे तो क्या आएगा? बोलो, एटॉमिक मास की मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर अलग अलग चीज होता है, सेम नहीं होता है। एटॉमिक मास, मास नंबर अलग अलग होता है। सेम पढ़ते आ रही हो ना? हाँ खुशबू, एटॉमिक मास और मास नंबर सेम नहीं ना होता है कि सेम होता है? अलग अलग होता है। हम एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एटॉमिक मास और मास नंबर। जो तुम पढ़ रही हो कि सेम होता है, सेम होता है, सेम नहीं होता है, अलग अलग चीज़ है, वही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये हाइजेनबर्ग को ना क्या हुआ ना कि हाइजेनबर्ग को बोला, ये पहले तो प्रोटॉन का मास बताया। प्रोटॉन का मास कितना होता है? क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, एटॉमिक मास एक यूनिट वाला क्वांटिटी है,
मास नंबर यूनिटलेस क्वांटिटी है, यही दोनों में अंतर है बस। बताएंगे बाद में, इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, टेंशन नहीं लो। पहले हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक बार लिखते हैं, 0.6749 -27 kg। दिख रहा है ना इधर? देखो ये जो लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं ये तुम्हारा इसका मास है प्रोटॉन का, और ये जो लिखे हैं ये न्यूट्रॉन का मास है। ओ सॉरी, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का मास देखो कितना लिखा हुआ है, 1.6749, और इसका कितना है 26। ठीक, तो ये ना बड़ा कंफ्यूज था हाइजेनबर्ग। ये बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम होता है। उसके बाद बोला नहीं 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 नहीं, दोनों का मास सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। फिर बोला नहीं 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 सेम होता है, फिर बोला नहीं अलग होता है, कुछ तो अलग है। फिर फाइनली बोला कि नहीं सेम होता है। तो ये हाइजेनबर्ग खुद कंफ्यूजन में था। फिर फाइनली ये बोला कि नहीं 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 सेम होता है। तो कितना होता है? तो देखो ये बोल दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास नियरली सेम, मास के बारे बोल रहे हैं, मास के बारे बोल रहे हैं, सेम होता है। और कितना होता है 1 AMU। देखो सेम आ रहा है ना? ए दानिया तुमको आया समझ में जी क्या बोले अभी हम, कि नहीं आया समझ में? दोनों का मास सेम है, बस सिंपल तो बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम है। देखो सेम है, बस ये 49 और 26 का डिफरेंस है, बाकी सारा तो सेम है। पावर भी देखो सेम है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है। ये बात कौन बताया? हाइजेनबर्ग बताया। ठीक है, तो ये कहानी हाइजेनबर्ग का हुआ। फिर ये ऐसा कब बताया था? ये ऐसा कब बताया था? 1932 में। और उसको नोबेल प्राइज मेरा भाई को कब मिला था? 1922, बोर को। मतलब बोर का ठीक 10 साल बाद ये बताया। मतलब कि समझ रही हो, मतलब कि 10 साल बाद इसका डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब का। ठीक है, मतलब कुछ बहुत 10 साल बाद डिस्कवरी। मतलब ऐसा मत सोचना कि पहले एटम, पहले न्यूक्लियस आया बाद में एटम। उल्टा हुआ है भाई, पहले एटम उसके बाद न्यूक्लियस। इसलिए पहले बाद में न्यूक्लियस तुम पढ़ रही हो। और पहले चैप्टर 12 तुम्हारा कौन सा था? एटम। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट, अब आगे पढ़ते हैं। देखो एक और बात बताना कि जरा यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैसे ये तुम्हारा एटम है और यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज अगर 10⁻15 मीटर है तो इसका कितना होगा? रेडियस के बारे में बोल रहे हैं, ये रेडियस बोल रहे हैं ना, रेडियस है ये 10⁻−10 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं कहीं हम साइड में, चलो यहाँ लिख रहे हैं। ये 10⁻−10 क्या है? किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ एटम। और ये न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा? 10⁻−15। कौन ज़्यादा है दानिया? किसका रेडियस ज़्यादा है, एटम का कि न्यूक्लियस का? है रेडियस किसका ज़्यादा है, एटम के कि न्यूक्लियस का? बोलो। अरे इतना नहीं पता भाई? एटम का ऑब्वियसली, देखो ना एटम का इतना बड़ा एटम का होता है, न्यूक्लियस ही छोटू सा। देख रहे हो, कहाँ -15, कहाँ -10। तो न्यूक्लियस का बहुत 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 1 लाख गुना छोटा हुआ, कम से कम 1 लाख गुना छोटा हुआ रेडियस, है ना, बहुत छोटा हुआ। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि न्यूक्लियस के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, लास्ट डिस्कशन। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं, आई मीन प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं। देखो हम ना थोड़ा सा इस चैप्टर को मतलब ऐसा नहीं पढ़ा रहे कि छोटा छोटा चीज़ छोड़ कर, वैसे नहीं कर सकते हैं भाई, कोई उपाय नहीं है। पहले तुमको छोटा छोटा चीज़ समझना ही पड़ेगा, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। है बहुत छोटा चैप्टर, उसका टेंशन मत लो कि सर बहुत टाइम ले लेंगे, अरे छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हाँ टाइम दो थोड़ा सा। देखो प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, +P। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा तुमको, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, प्रोटॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P+ से। P+ लिख सकती हो प्रोटॉन के लिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पगला नहीं है P का मतलब, P का मतलब क्या है? प्रोटॉन। पगला प्लस प्रोटॉन है P का मतलब। सबसे पहला बात प्रोटॉन के बारे कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सही है शिखा? प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। नो गलत, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल समझती हो? नहीं, जैसे हम पढ़ाते हैं ना फंडामेंटल क्लास में, हैं
तो फंडामेंटल, हाँ, अकेले भी मतलब, क्या मतलब इसका? हम्म। हाँ, ये सही बोली, गुड, करेक्ट। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एटम थोड़ी फंडामेंटल हुआ। एटम को तो ब्रेक कर सकते हैं, एटम को तो पार्ट 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 कर सकते हैं एटम को ब्रेक करके। एटम को ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना? उसके बाद और न्यूक्लियस। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर समझती हो? मैटर समझती हो? मास, जिसमें मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो कि हम मैटर है। हम मैटर इसलिए क्योंकि मेरे पास मास है। तो हमको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? हमको अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? एटम। एटम मिलेगा हमको ब्रेक करने से, इसलिए वैसा बोला यार, लेकिन ये गलत है। एटम इज नॉट फंडामेंटल, अभी बताएंगे हम एग्जैक्टली। देखो सुनो, एटम इज नॉट फंडामेंटल, नो। देखो, प्रोटॉन, और ये ऐसा नहीं कि ऐसे ज्ञान दे रहे हाँ हमको याद आ गया, कुछ भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट जो बात है वही बता रहे हैं। देखो, प्रोटॉन, इट इज अ फंडामेंटल, सुनना ध्यान से, समझ में आएगा अभी। इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, बट एकदम देखो, ये बट और इज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इट इज नॉट, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ले, ले, क्या लिखा हुआ है? एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन के बारे में बोल रहे हैं। प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। लो सर, ये क्या बात हुआ? ये तो आप बकवास कुछ भी लिख रहे हैं। देखो कुछ भी नहीं लिख रहे, देखो बता रहे हैं। पहले तुम्हारा एक पार्टिकल होता है ना, क्वार्क। तुम बोलोगे सर ये सब मत बताइए, अरे है यार, डिटेल में बड़ा ये सब तुम्हारे बुक में। क्वार्क को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल होता है ना, देखो प्रोटॉन को ऐसे लिख रहे हैं ना, पी प्लस। प्रोटॉन को ऐसे लिख रहे पी प्लस। प्रोटॉन को तोड़ोगी ना, लो लिख दे रहे हैं यहां पर। प्रोटॉन को ब्रेक करोगी ना, तो प्रोटॉन को ब्रेक करोगी तो मिलेगा क्वार्क। प्रोटॉन के भी अंदर पार्टिकल्स होता है। प्रोटॉन जो होता है ना, वो क्वार्क से बना हुआ होता है। प्रोटॉन जो, एक प्रोटॉन जो होता है, वन प्रोटॉन यानी वन पॉजिटिव चार्ज, वो क्वार्क से मिलकर बना रहता है। क्वार्क प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है। तो प्रोटॉन फंडामेंटल थोड़ी हुआ। तो तुम बोलोगे सर आप तो यहां पर लिखे हैं इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, फिर बाद में बताया ना नहीं है। तो वही है बात, पहले हम लोग प्रोटॉन को फंडामेंटल मान के चलते थे, और ये जो क्वार्क है, क्वार्क उसका डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल हुआ है, समझी? तो जब क्वार्क का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग प्रोटॉन को ब्रेक नहीं कर सकते थे, समझी? लेकिन जब क्वार्क का डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि अच्छा, प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वार्क। मतलब प्रोटॉन से भी छोटा कुछ हो सकता है, प्रोटॉन को तोड़ने से कुछ मिल सकता है, यानी कि प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। तो यह बात सही है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, दिस इज 100% करेक्ट। ठीक, अब प्रोटॉन का थोड़ा मास और ये सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले तुमको पता है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पता है ये बात तुमको? स्टार्टिंग में थोड़ा बता भी दिए कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक साथ कैसे ले रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर प्रोटॉन का मास कितना होता है, याद रखो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड। ये सब तुम लोग को मजाक लगता है ना कि ये सब तो सर क्या डेटा लिख रहे हैं, ये सब तो हमको पता है, लेकिन देखो सीबीएसई में पिछले बार क्वेश्चन पूछा था इसी से। क्या पूछा था बता रहे हैं। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, खुशबू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से, बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी। वाह रे वाह रे वाह, अरे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। तुम भी हाइजेनबर्ग बन गई, तुम भी हाइजेनबर्ग बन गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर बोल दे रही है, हैं? हाइजेनबर्ग का तुमने नया डिस्कवरी की है? हाँ, अरे हाँ तुम मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर बोल रही है, नया डिस्कवरी, नया डिब्रॉगली आया डिब्रॉगली आया। बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, खुशबू बोलो बोलो, तुम बताओगी शिखा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ करेक्ट हम पता है, हम दिन रात डिब्रॉगली को खोज रहे हैं कि कोई डिब्रॉगली जैसा हमको मिले। जैसे डिब्रॉगली कैसे एक लाइन में बोला
कि जो मास होता है वो जब मास जैसे कोई भारी चीज हो तो जब वो चलना स्टार्ट करता है तो वेव बन जाता है। कितना बोल्ड स्टेटमेंट था वैसा। तो हम खोज रहे हैं कोई ऐसा डिब्रोगली जैसा मिले। रदरफोर्ड जैसा आदमी मिलेगा तो क्या फायदा होगा, वो तो खुद कॉन्ट्राडिक्टेड रहेगा। बनना है तो डिब्रोगली बनो जीवन में, एकदम एक लाइन में। खतरनाक बात क्या, देखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और ये प्रोटॉन का मास होता है। चलो शिखा ये बताना हमको, नहीं ये बताएगी, क्या नाम है, दानिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से किसका मास बढ़ा है, जल्दी से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों में से किसका मास बढ़ा है, जल्दी 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 बोलो। ये पूछा है पिछले बार क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था। जल्दी बताओ यार। मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट, सही है। ये खुशबू ये सही बोल रही है कि मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है। हाँ सही है, सही है, सही है, क्योंकि देखो ना इसका पावर 27 है और इसका पावर कितना है -31, तो -27 और -31 में कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। तो यानी कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। लेकिन ये नहीं पूछा था, ये पता है, ये तो सबको पता है कि प्रोटॉन का मास भारी है, इसलिए प्रोटॉन धीरे धीरे चलता है और इलेक्ट्रॉन एकदम तेज से चलता है, खतरनाक टाइप से एकदम फाड़ उड़ के। ठीक है, अब सुनना अब क्वेश्चन ये पूछा था कि कितना ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ज्यादा है, ये पूछा था। तो कोई बताएगा क्या हमको। जैसे मान लो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इक्वल करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास को इक्वल करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें। अरे कम किसका मास है, नीतू नीतू, मास कम किसका है, प्रोटॉन का कम है कि इलेक्ट्रॉन का, किसका मास कम है, जल्दी बताओ। किसका मास कम है ये बताओ जल्दी जल्दी। हाँ इलेक्ट्रॉन का। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि कितना कितना से हम यहां मल्टीप्लाई करें, फिल इन द ब्लैंक्स, कितना से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का मास बराबर हो जाए। तो क्या लिखोगी, 1836, 1836, समझी। मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा है, किससे ज्यादा है प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन से, और कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमीशा नहीं समझ में आया, अमीशा नहीं आया समझ में, आ रहा है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट 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 लिखो न्यूट्रॉन। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चलो बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा शिखा। प्रोटॉन का एग्जाम्पल, कोई प्रोटॉन होता है दुनिया में, मतलब कौन कौन, बोलो बोलो। हाँ गुड, वेरी गुड, एच, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 और उसका एटॉमिक मास भी 1, ये क्या होता है, हाइड्रोजन। नहीं नहीं हाइड्रोजन जी, हाइड्रोजन प्लस नहीं, हाइड्रोजन भी एग्जाम्पल हो सकता है प्रोटॉन का, सही है। एटॉमिक नंबर 1 है ना, और वो 1 क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन। हाँ तो इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, 1। तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग गलत है, हम भी यही सोचते थे, जैसे तुम सोच रही हो ना कि H+ होना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो H+ बुक में वैसे नहीं लिखा है, बुक में सिर्फ बात कर रहा है प्रोटॉन का। तो देखो ना यहाँ पर प्रोटॉन ऊपर वाला चीज़ होता है ना, तो देखो ऊपर में तो 1 है ना, तो इसलिए प्रोटॉन 1 होगा। हम भी वही सोचते थे कि भाई यहाँ पर तो H+ को बनाना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर ये H लिखेगा सिर्फ हाइड्रोजन, और उसको मेंशन भी कर देगा 1 1। मतलब हम ये सोचना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो ऐसा कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एग्जाम्पल बोल सकती हूँ प्रोटॉन का, H+ नहीं, H+ आयन हो जाएगा तब तो वो एग्जाम्पल नहीं लेता है बुक में, तो इसलिए हम भी यही लिखवा रहे हैं, समझी नहीं समझी। ये थोड़ा सा है सोचने वाला बात, ठीक है। लेकिन अब किताब में ऐसे सिंबल लिखा है जी, देखो ना इस टाइप से सिंबल लिखा है किताब में, H लिखा है और नीचे में 1 ऊपर में 1, तो मध्य हाइड्रोजन का बात कर रहा है, H+ नहीं लिखता है, ठीक है। अब नहीं लिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है, हर बुक ऐसे ही लिख रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे ही करके कि H लिख रहा है, ऊपर में 1 नीचे में 1। हालांकि देखो ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर भी वैसे ही लिख रहा है, तो ठीक है, एक प्रोटॉन तो आ रहा है ना कम से कम, अरे हमको प्रोटॉन से मतलब है ना, एक प्रोटॉन तो दिख रहा है ना, तो काफ़ी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसके तरफ, न्यूट्रॉन की तरफ। तो ये देखो जो लिखे है ना, ये प्रोटॉन का सिंबल हुआ, सिंबल ये हुआ कि एक रहेगा हमेशा, मतलब 1+ चार्ज, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का सिंबल हुआ। चलो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है दानिया, न्यूट्रॉन में चार्ज होता है। अच्छा न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या है दानिया, न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या है,
हाँ गुड। तो एक और चीज़ पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का ही एक इक्विवेलेंट पार्टिकल। अच्छा, एक और चीज़ तुम लोग को नहीं बताया ना कि फंडामेंटल पार्टिकल के बारे नहीं बताया ना। क्वार्क जो होता है, वो क्वार्क क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल। क्वार्क का डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल हुआ है। फंडामेंटल पार्टिकल। क्वार्क के अलावा कौन होता है जी? क्वार्क के अलावा तुमको पता है? इलेक्ट्रॉन को इज्जत दो, इलेक्ट्रॉन को बहुत इज्जत दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के अलावा बस इतना ही है, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और ब्रेक हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है तुम्हारा न्यूट्रॉन। वो फर्स्ट पॉइंट था ना प्रोटॉन, अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन को n से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है न्यूट्रॉन में? नो चार्ज। तो चार्ज क्या लिखोगी? 0। और मास क्या लिखोगी? 1। मास होता है। अरे न्यूट्रॉन में मास है तब ना एग्जिस्ट कर रहा है वो। मास है, चार्ज नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में पहले लिखो, चार्जलेस पार्टिकल। हाँ शिखा, जरा ये बताना, न्यूट्रॉन फंडामेंटल है? न्यूट्रॉन फंडामेंटल है? नो। नो, करेक्ट आंसर इज नो। नो, इट इज नॉट फंडामेंटल। क्योंकि इसको ब्रेक करोगी, न्यूट्रॉन को ब्रेक करोगे तो तुमको मिलेगा क्वार्क, तो इसलिए फंडामेंटल ये नहीं हुआ। नो, इट इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल, ठीक है। चार्जलेस पार्टिकल होता है ये। अच्छा, इसका मास होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इतना ही होता है, विच इज नियरली इक्वल टू व्हाट? नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। बार बार बता रहे हैं ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 लिख ली होगी ये, है ना। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तुम बोलोगे सर ये, अच्छा इसको 1 AMU भी बोलते हैं, पता है ना? इसको 1 AMU भी बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। अभी AMU के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन है, AMU के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं। बस ये जो लिख रहे हैं ना kg, ये जो लिख रहे हैं ना, इसी को 1 AMU के इक्वल लिख रहे हैं, बस याद करो। अभी इसके बारे में बात बताएंगे AMU क्या होता है। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक नंबर। तो बोलोगी सर ये तो आता है, मत बताइए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ, एटॉमिक नंबर का सिंबल, अमीशा, एटॉमिक नंबर का सिंबल जल्दी। ये बोलोगे यार ये तो हमको पता है। हाँ, Z, कैपिटल Z। तुमको पता है मेरे लिए शॉकिंग बात तो ये है ना कि एटॉमिक नंबर जब हम जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं ये वाला, तो बहुत बेसिक जैसे एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हैं। अभी बताएंगे, जोरदार बात कुछ है तभी हम पढ़ा रहे हैं, तो नहीं पढ़ाते एटॉमिक नंबर। देखो तो बहुत लोग को एटॉमिक नंबर याद हो नहीं, 20 तक भी। चौंकने वाला बात ये है। देखो यहाँ से अब सुनो एटॉमिक नंबर क्या। देखना अभी एक डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सही है ना? ये सही है? खुशबू सही है ना? अरे एटम का डिफिनेशन सही लिखा, एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन सही है ना? हाँ बोलो। गुड, करेक्ट, सही बोलिए। अगर इसमें न्यूट्रल एटम हम लोग जोड़ देंगे तब ये डिफिनेशन सही होगा। नहीं तो अगर और कुछ लिखना चाहो तो क्या लिखोगी? और क्या लिख पाओ? हाँ ये भी सही है, करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो हम बता रहे हैं। सही बोल रही हो। देखो सबसे पहले ये जो डिफिनेशन लिखा है ये पूरे तरीके से सही नहीं है। अगर हम लोग लिख दें इन अ एटम, लेकिन एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। ठीक है, चलो अभी बताते हैं, समझाते हैं ये गलत क्यों है। मतलब ये गलत तो अभी तो गलत नहीं है, यहाँ न्यूट्रल लिख दिया तो अभी सही हो गया ये। लेकिन अच्छा सही डिफिनेशन का बात किया है ना, तो ये लिखेंगे। सही डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब सुनना। अब जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1
और एटॉमिक मास ये अच्छा, ये तो पता है ना तुम लोग को, ये तो पता है ना, बाद में चलो, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, और प्रोटॉन भी कितना होता है 1, सब चीज़ 1 होता है इसमें हाइड्रोजन में। लेकिन मान लो कि अगर इस हाइड्रोजन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे इसमें से, तो H+ बन जाएगा। तब इसका हम लोग क्या बोल रहे थे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ये नीतू, अभी ये हाइड्रोजन जो H+ है, H+ में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो, H+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो बोलो, अरे बताओगी कितना है, कितना है, नहीं है 1, H+ समझती हो, हाइड्रोजन में ऐसे होता 1 इलेक्ट्रॉन है, तो H+ का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो केमिस्ट्री में पढ़ी हो ना कि H का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और H+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तब ना प्लस आया उसके ऊपर। तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना है उसमें, इलेक्ट्रॉन कितना है 0, इलेक्ट्रॉन अब 0 हो गया ना, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना एक जो था उसके पास, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको दे दिया, तो अब एक भी नहीं बचा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मत डिफाइन करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है इसमें, अभी प्रोटॉन है एक प्रोटॉन है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर का सही डिफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एलिमेंट में जितना नंबर, किसी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, खत्म बात। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग को पढ़ना है मास नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट मास नंबर। देखो पहले तो एक हम लाइन लिख रहे हैं कि मास नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर डिफरेंट। जैसे इसका एक देखो, मास नंबर तुम जानती भी हो ऐसे पहले से, चलो फिर भी हम बताते हैं मास नंबर एक बार, पहले मास नंबर समझा देते हैं, ठीक है। मास नंबर, इसका सिंबल क्या यूज़ कर रहे हैं जी हम लोग मास नंबर का, बोलो मास नंबर का सिंबल क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास नंबर को। और मास नंबर को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कितना है। जैसे मान लो कि अच्छा इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले ये बात पे मेरा ध्यान देना, एटॉमिक मास और मास नंबर सेम नहीं होता। बहुत पगला लोग सेम समझता है, बिल्कुल सेम नहीं, बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस है ऐसा यूनिट का डिफरेंस है, यूनिट का। जैसे यहाँ पर देखो ना, ये नंबर है एक नंबर, तो नंबर का यूनिट थोड़ी होता है जी, तो इसलिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। ये जो मास नंबर पढ़ रहे हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम तुमसे दानिया तुम बताना, जैसे मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है आर्गन, जैसे एक्स ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट, एक्स का मतलब एलिमेंट। ये ऊपर में क्या लिखते हैं दानिया, मास नंबर की एटॉमिक मास, ऊपर में, यहाँ ऊपर में लिखते हैं ना कुछ, यहाँ तो एटॉमिक, हाँ मास नंबर लिखते हैं, मास नंबर। तो जैसे हम यहाँ पर एक एलिमेंट लिए हैं आर्गन, ये ए का मतलब लिख दे रहे हैं हम, ए का मतलब पता है, खैर तुम लोग को पता है, ए का मतलब यहाँ पर मास नंबर है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, और एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, याद नहीं हमको, 40 होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर ये 40 है और तुमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो प्रोटॉन कितना है, देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका कितना है 18, एटॉमिक नंबर अगर इसका 18 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 18, क्योंकि अभी तुमको जस्ट पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन दोनों एक ही बात होता है। तो अगर तुमको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो यहाँ इसका प्रोटॉन पुट कर दो, कितना है 18, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 40 माइनस 18 कितना होगा 22, है ना 22। तो इसका न्यूट्रॉन्स कितना आ गया 22, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 22। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला पता चला ना जी, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक, ये मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर मास नंबर है क्या, लिख दिया देखो यहाँ पर क्लियरली, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ने से, और ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस
कोई यूनिट नहीं होता है इसका, क्योंकि नंबर है ना, संख्या है, तो यूनिट कहां से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एटॉमिक मास पे, और तुमको अभी फर्क भी बता दे, दोनों में क्या अंतर है वो भी बता रहे, तुरंत बता रहे। चलो इसको हटा रहे। देखो नेक्स्ट समझा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मास, ये एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के ऊपर डिस्कशन करना है। एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास का कोई सिंबल नहीं होता, नो सिंबल, नो सिंबल। सबसे खास बात यह है, कोई सिंबल नहीं होता इसका। जरा तुम गूगल कभी करके देखना, क्लोरीन का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कुछ भी बोलना, तो क्लोरीन का ऐसे होता कितना है, कितना होता है क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35.5। एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35.5। लेकिन जब तुम सर्च करोगी ना तो तुमको दोनों सेम बताएगा, मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम बताएगा, लेकिन है नहीं ऐसा। थोड़ा डिटेल में जाना, विकीपीडिया ये सब में देखना, तो तुमको डिटेल में मिल जाएगा। क्या पता चलेगा कि क्लोरीन का अगर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का तो कितना होगा 35.5। लेकिन अगर इसका हम लोग बात करेंगे मास नंबर का, मास नंबर का 35.5 AMU होता है, AMU, या फिर ऐसे भी लिखा रहेगा 35.5 U। लेकिन अगर मास नंबर का बात करेंगे तो कितना होगा वो 35.5। यही अंतर है, एटॉमिक मास और मास नंबर में यही अंतर है। और मास नंबर का हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं, सिंबल क्या लिखते हैं, ए। तो जो तुम बचपन से पढ़ते आ रही थी उसको दूर करो। अच्छा, 9th का एनसीईआरटी में भी ये बताया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 9th का एनसीईआरटी में नहीं है, बताया है ये चीज़ कि एटॉमिक मास और मास नंबर अलग अलग चीज़ है। इसमें यूनिट लिखा जाता है, ऐसा यूनिट, और इसमें कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये नंबर है भाई। नंबर क्या चीज़ का है नीतू, ये क्या चीज़ का नंबर है बताओ जरा, क्या चीज़ का नंबर है ये, क्या चीज़ का नंबर, फोन नंबर है, अरे फोन नंबर है नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ती हो तब ना ये आता है। और जो एटॉमिक मास है वो कैसे आएगा, एटॉमिक मास का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसमें एक यूनिट क्या लिखोगी, AMU, यही अंतर है। देखो ना, मास नंबर के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस AMU, एक यूनिट लगा रही हो बस, तो यूनिट का बस फर्क है, ऐसा यूनिट का। अब यहां पर जरा तुम बताना, सोच के तुम बताओगी, ये क्या नाम है, खुशबू, सोच के बताओ ये 35.5 कहां से आया है, ये 35, या फिर यहां पर जो है जो एटॉमिक मास है वो कितना आया, 35.5। एटॉमिक मास का फॉर्मूला बोलो, हाँ करेक्ट, ये एटॉमिक मास कहां से आया 35, न्यूट्रॉन को जोड़े और प्रोटॉन को जोड़े, तो ये 35.5 आ रहा है जी। तो मतलब जरूर, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि जरूर यहां पर या तो न्यूट्रॉन आधा होगा या तो प्रोटॉन आधा होगा, 0.5 होगा, तब ना यहाँ 0.5 आ रहा है, हैं? कोई इसका आंसर बताएगा हमको कि यहां पर ये 35.5 कैसे हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन एक आधा होगा, देखो ना 0.5 ये कैसे हो सकता है, अरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आधा आधा थोड़ी होता है जी, लेकिन यहां तो आ रहा है 35.5, कैसे आया बताओ, कोई बताएगा हमको इसका आंसर, जल्दी 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 बताओ। वाह 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 वाह, गजब 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 भाई, हम बोल रहे हैं हमको डी ब्रॉगली मिल रहा है, जल्दी डी ब्रॉगली पार्ट 2 मिल रहा है हमको। हाँ, रीजन, हम्म हम्म, हाँ एक और साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट मिला लेकिन ये तो बोर वाला हो गया जी, नहीं नहीं बोर वाला नहीं, ये वाला हुआ, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कौन था गलत गलत एक्सप्लेनेशन जो देता था, क्या नाम था उसका, कोई एक साइंटिस्ट है ना, गलत हमेशा बताता था हर चीज़, पता नहीं क्या था, नाम भूल गया हम, लेकिन हाँ हाँ डाल्टन वाला हो गया, सही सही, डाल्टन वाला एक्सप्लेनेशन हो गया ही क्योंकि देखो ये बोर और ये लोग तो चालाक था ना, बोर को ये पता ही नहीं था कि फिक्स्ड ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घूमता है और एलिप्टिकल में नहीं, तो उसका कोई जवाब ही नहीं, बोर चुप ऐसे चुप, उसको जवाब ही नहीं पता, उसको तो चुप, कोई कुछ बताया भी नहीं करेगा, बोर बहुत चालाक था ये डाल्टन तो बेवकूफ़ था, अपने से रीज़न बता। देखो भाई इसका रीज़न बता रहे हैं, क्लोरीन, क्लोरीन 2 फॉर्म में पाया जाता है, इसका रीज़न बता रहे हैं, ये 35.5 कैसे आया, ये एटॉमिक मास, ये मास नंबर नहीं है, दिस इज नॉट मास नंबर, ये जो क्लोरीन का लिखा हुआ ये मास नंबर नहीं है,
तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको भाई, बोलो भाई। एवरेज एटॉमिक मास। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। जोरदार, खतरनाक। सर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ऐसा, अच्छा एवरेज समझती हो? एवरेज किसका निकाला है? बोलते हैं ना, अरे एवरेज स्टूडेंट है, अरे एवरेज है, अरे नहीं पढ़ता है, अरे एवरेज है, अरे एवरेज मार्क्स आता है इसका तो, अरे 70 मार्क्स का फिजिक्स का एग्जाम होता है तो इसका 35 आता है, अरे एवरेज है ना। तो एवरेज का मतलब क्या होता है नीतू? एवरेज का मतलब क्या होता है बोलो, तुम क्या समझती हो एवरेज का मतलब है? एवरेज का मतलब कि जो थोड़ा पढ़ता भी है और थोड़ा खेलता भी है ना, पढ़ भी रहा, मोबाइलो चला रहा है एकदम जोरदार टाइप से। तो क्लोरीन वैसा नहीं था। क्लोरीन का दो हमको एलिमेंट्स मिलता था, क्लोरीन का दो एलिमेंट्स मिलता था। अच्छा समझा रहे, देखो जोरदार समझ लो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, ये क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई कि हाउ दिस इज 35.5 एक्सप्लेन, ऐसे पूछेगा। तो तुम्हारा पहला लाइन क्या होना चाहिए? इट इज नॉट एटॉमिक मास, इट इज एवरेज एटॉमिक मास। सर एवरेज क्या होता है? देखो बता रहे हैं अभी देखो बता रहे, पहले तो क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को, क्लियर ही होगा। चलो यहां बता रहे अभी हम क्यों ऐसा कैसे हुआ। देखो क्या है ना कि क्लोरीन दो फॉर्म में मिलता है, दो फॉर्म में क्लोरीन मिलता है। एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17, ये एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एक क्लोरीन वो मिलता है, सुनना, एक क्लोरीन वो मिलता है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, और एक वैसा क्लोरीन मिलता है जिसका एटॉमिक मास ये 30 ये होता है, 35 होता है, हाँ, और एक का 37। एक 37 वाला मिलता है और एक 35 वाला। तो क्या करे क्या करे क्या करे, अरे किसको लें, अरे किसको पसंद करें, समझ ही नहीं आ रहा है। ये भी अच्छी दिख रही है, ये भी अच्छी दिख रही है, ये भी इसका 37 है, ये 35, दोनों अच्छी दिख रही है। क्या करे क्या करे क्या करे, किसको पसंद करे किसको पसंद करे? तो एक काम करते हैं ना, इसका ना उसका, बीच का कहीं। तो इसका हम लोग निकाल लिए एवरेज एटॉमिक मास। सर ये एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे? फॉर्मूला है निकालने का, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है। दोनों का एवरेज, ये 35 और 37 का एवरेज कितना होगा बोलो, कितना एवरेज होगा? 35.5। तो इसलिए 35.5 लिखा जाता है, क्योंकि क्लोरीन और ये दोनों। तुम बोलोगी सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तब तो आप ये बताइए कि जो कार्बन है, कार्बन जानती हो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये खुशबू, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास बोलो, कार्बन का एटॉमिक मास 14। भाई भाई गजब गजब, केमिस्ट्री किससे पढ़ रही हो तुम? हैं, डाल्टन से पढ़ रही हो क्या? डाल्टन से केमिस्ट्री पढ़ रही हो क्या? उल्टा पुल्टा सब बता रहा है तुमको डाल्टन, हैं? अरे मत पढ़ो डाल्टन का ट्यूशन, छोड़ो, डाल्टन के पास मत पढ़ो केमिस्ट्री, बता रहे तुमको। हाँ 12, जो डाल्टन से केमिस्ट्री पढ़ रही हो तो यही ना होगा। डाल्टन को कुछ नहीं आता, हम बता रहे हैं ना, ऐसे ही गलती से एटॉमिक मॉडल दिया है, मत पढ़ना उससे ट्यूशन। देखो 12 और 13 दो टाइप का कार्बन होता है, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, देख रही हो? हाँ कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये पाया जाता है। अब खुशबू बोलेगी सर हम तो सही बोल रहे थे क्या बोली क्या बोली? देखो ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के, ओ अच्छा बहाना है। देखो ये जो दोनों को मिला के हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका 12 और इसका 6 लो। पता है तुम बोलोगी सर यहां पर देखिए क्लोरीन को आप बोल रहे हैं कि दोनों का ये लेंगे, तो कार्बन में फिर ये तीनों का क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो पाया ही नहीं, बहुत कम पाया जाता है, इसको हटा दो। तुमको पता है ये कार्बन 13 जो है ना बहुत कम मिलता है, बहुत कम, मतलब ऐसे मान के चलो एग्जिस्टेंस का नहीं है, तो इसलिए इसका बात ही नहीं सुनते हम लोग सिर्फ बात करते हैं इसका, और कार्बन का ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में पाया जाता है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। ये जो क्लोरीन है 37 वाला, हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ इक्वल अमाउंट नहीं है, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, सॉरी इक्वल अमाउंट नहीं है यार, अनइक्वल है, हम गलत बोल रहे थे, सॉरी गलत हम ही बोल रहे थे। इक्वल अमाउंट नहीं पाया जाता है, दोनों अनइक्वल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक बोल रही हो तुम, 75 और 25 एकदम एग्जैक्ट करेक्ट बोलियो। तो ये दोनों अनइक्वल अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि दोनों का टक्कर नहीं, भाई टक्कर तो है। तो इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, कितना आता है? जो कि 35.5। चलो हम निकाल के बता रहे हैं ना ये 35.5 कैसे होगा, अभी हम करके दिखा रहे हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है? चलो ये लिख लियो। देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ये है टोटल परसेंट, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट कितना पाया गया, फर्स्ट वाले क्लोरीन 17 यहाँ लेंगे, क्लोरीन 35 का यहाँ पर लेंगे एटॉमिक मास, फिर यहाँ पर इसका लेंगे परसेंट, कितना पाया गया है ना अमाउंट, या इसको डायरेक्ट भी कर सकती हो, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं। क्लोरीन 37 और इसका 37 और यहाँ पर अमाउंट देखो। तो ये जो क्लोरीन है ये कितना इसका एटॉमिक मास होता है 35, कितना अमाउंट में पाया जा रहा है 35 वाला, कितना अमाउंट में पाया जा रहा है हाँ, उसके बाद प्लस ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 है और ये कितना अमाउंट में पाया जा रहा है 25 अपॉन टोटल अमाउंट कितना हुआ 75 प्लस 25, 100%, नीचे में तो 100 हो गई, नीचे में तो 100 हो गई, तो इसको सॉल्व करोगी ना तो कितना आएगा 35.5 ऐसे ही करना है, ठीक है 35.5। तो ऐसे हम लोग ये क्लोरीन, तो ई कितना परसेंट है, ये वाला है 25% और ये वाला है 75%। ये हम भी गड़बड़ा गए थे थोड़ा सा आज, है ना, ये अलग अलग परसेंट, इक्वल परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में नहीं मिलता है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब के बारे में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मतलब उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो बाय।